Hello dear friends, you're most welcome at Study with PN Sharma. Dear friends, आज हम डिस्कशन करेंगे 26 जून 2020। आज के दिन दैनिक जागरण में कौन कौन सी न्यूज आई है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, देखते हैं आज दैनिक जागरण में कौन कौन सी न्यूज है। तो फर्स्ट पेज नंबर वन पर यहां पर है भारत की दो टूक, चीन नहीं माना तो बिगड़ेंगे हालत। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या चल रही है माय डियर फ्रेंड्स कि चाइना के द्वारा हेवी बिल्डअप किया जा रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप यहां से पूरा हमारे लिए जो फर्स्ट पेज पर एक बार देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। फर्स्ट पेज पर हमारे जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो भारत की दो टूक मींस चाइना नहीं माना तो बिगड़ेंगे हालत। जो फर्स्ट न्यूज हमारी रहेगी वो यहां पर भारत और चाइना संबंधित रहेगी। सेकंड यहां पर जो न्यूज है वो ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसका हम क्या करें, डिस्कशन करें। तो केवल और केवल एक न्यूज है जो हमारे लिए काम की है पेज नंबर फर्स्ट पर, तो हम इसका डिस्कशन करेंगे अच्छे से। जो मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स वो समझ पा रहे होंगे कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। कई दिनों से हम कोई लगातार इस न्यूज पर क्या कर रहे हैं, डिस्कशन। तो भारत की दो टूक, चाइना नहीं माना तो बिगड़ेंगे हालत, इसमें क्या है पूरा मामला ये अभी देखते हैं। ये पूरा देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर चाइना क्या कर रहा है, हमको पता है कि चाइना हैवी बिल्डअप कर रहा है। कहां पर जो सीमा है वहां पर। अगर यहां पर सीमा पर चाइना के द्वारा क्या किया जा रहा है, सैनिकों को और हथियारों की तैनाती बढ़ाने में लगा कौन, ड्रैगन मींस या क्या, चाइना। तो यहां पर विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है कि मई से भारत की पारंपरिक जो पेट्रोलिंग हो रखी है उसमें बाधा डालता है कौन, चाइना। फर्स्ट तो पेट्रोलिंग क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। पेट्रोलिंग क्या होती है कि जो हमारा कोई भी एलएसी वाला पार्ट आसपास, एलएसी के आसपास, तो वहां पर कुछ एरिया रहता है जहां पेट्रोलिंग की जाती है। मींस ये पता लग वहां पर पेट्रोलिंग के साथ ये ध्यान रखा जाता है कि कहीं घुसपैठ तो नहीं हो रही। 6 जून की बातचीत के बाद जो सहमति बनी थी वहां पर गलवान में धोखा दिया किसने, चाइना ने, और गलवान में लगभग 20 सैनिक मारे गए। उस समय 6 जून को जो बातचीत हुई थी इंडिया एंड चाइना के बीच में, ये कहा गया था कि दोनों सैनिक जो आर्मी जो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ाए हैं गलवान के आसपास उसको कम किया जाएगा। और चीन की जो हिंसक हरकतों के कारण, गलत हरकतों के कारण गलवान घाटी में क्या हुआ, हिंसा हुई, ये हमें याद रखना है। साथ में द्विपक्षीय रिश्तों में अगर सुधार चाहते हैं तो सीमा पर शांति बहाली होना बहुत जरूरी है। होना बहुत जरूरी है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट यहां पर कि भारत ने भी सैनिकों की जो संख्या है वहां बढ़ा दी है। पूर्वी लद्दाख में जो इलाके जहां पर अतिक्रमण हो रहा है, जहां चीनी सैनिकों की संख्या काफी ज्यादा मौजूद है, वहां पर भी भारत ने भी अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। पूरा मामला कहां से संबंधित है, हमने पहले भी देखा था कि एलएसी पर लगातार चालबाज मींस परोक्ष रूप से चेतावनी दे रहा कौन, चाइना। और वहां पर काफी मात्रा में जो गलवान घाटी है, गलवान घाटी कहां पर था ये भी हम लगातार देख रहे हैं कि गलवान घाटी है कहां पर। तो गलवान घाटी जो रिवर है वहां पर, गलवान नदी घाटी में दोनों देशों की सेनाएं कुछ 100 मीटर पर दूरी पर ही तैनात है। और यहां पर पूरी तरह जो जिम्मेदार है वो कौन है, चाइना। क्योंकि गलवान जो रिवर है, गलवान जो घाटी है उस पर इंडिया का दावा है, लेकिन चाइना अननेसेसरी उस पर अपना दावा कर रहा है। और साथ में यहां कहा गया कि मई महीने से ही क्या कर दिया, जो चीन है वो गलवान घाटी के क्षेत्र में सामान्य और पारंपरिक जो पेट्रोलिंग होती थी सेनाओं की उसमें बाधा डाल रहा है। साथ में जो 6 जून को समझौता हुआ था उसका भी कहीं न कहीं उल्लंघन हुआ। रात्रि को 15 जून की रात्रि को हिंसक झड़प हो गई। एंड विदेश मंत्रालय के द्वारा यह भी कहा गया कि एलएसी के पास बड़ी संख्या में सैनिक और हथियार जो आपने तैनाती की है वो कहीं न कहीं जो चीन और इंडिया के बीच में जो समझौता हुआ था 1993 का, उसका उल्लंघन है। क्योंकि इस समझौते में यह उल्लेख किया गया था कि दोनों देश एलएसी के पास अपनी सीमा, एलएसी के पास जो उनकी सीमा है में सैनिकों की तैनाती एक मित्रवत पड़ोसी की देशों की भावनाओं के हिसाब से करेंगे, मींस उतनी ज्यादा ना करेंगे जिससे प्रॉब्लम हो। जबकि चाइना इस वाले मामले को ध्यान में नहीं रख रहा, 1993 का जो एक्ट था उसको ध्यान में नहीं रख रहा है और भारी मात्रा में यहां चाइना क्या कर रहा है, बिल्डअप कर रहा है अपनी आर्मी को। साथ में ही वहां पर फिजिकल रूप से चेंज कर रहा है किसको, बाउंड्री को। ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे यहां पर, तो यहां पर जो हमने कई बार इस पर डिस्कशन किया है, सेम वही कहानी है माय डियर फ्रेंड्स, चेंज होने वाली नहीं है। जब तक ये मामला सोल्व नहीं हो जाएगा कितने भी इसमें दिन लग सकते हैं। साथ में ये लगातार डेली आता रहेगा न्यूज में। लद्दाख जो है, पूर्वी लद्दाख
वहां पर ही पूरा प्रॉब्लम चल रहा था। हमने देखा था ये लद्दाख, ये है सियाचिन, मींस ये है अक्साई चीन। अक्साई चीन वाला जो क्षेत्र है, अक्साई चीन वाला जो क्षेत्र है, इसको 1962 में इंडियन आर्मी और सॉरी इंडिया से छीन लिया गया था चाइनीज आर्मी के द्वारा। तो यहां पर अक्साई चीन वाला जो क्षेत्र है उसमें कहा, ये जो लाइन है ये LAC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और यहां पर है गलवान घाटी। अगर इसको और क्लियरली देखें तो यहां पर प्रॉब्लम क्या हुई है, हमने एक रोड बनाई है दरबुक सियोर दौलतबाग ओडी रोड, किसके पास में सियोग रिवर, और हमने ये भी देखा था कि यहां पर काराकोरम रेंज है, उससे गलवान रिवर निकलती है और जो LAC को क्रॉस कर किस में मिल जाती है, सियोक रिवर में, और ये बाद में सियोक रिवर आगे चल के किस में मिल जाती है, सिंधु रिवर में। तो यहां पर याद रखना कि सिंधु रिवर, उसके बाद सियोक रिवर एंड यहां पर गलवान घाटी, दैट्स इंपॉर्टेंट। यहां पर LAC वाली ये जो लाइन है, यहां पर LAC वाली लाइन है, यहां पर देखिए जो कहा गया है कि चाइना कैसे हैवी बिल्डअप कर रहा है, तो काफी मात्रा में LAC के पास गलवान घाटी में चाइना के द्वारा काफी मात्रा में सैनिकों और जो उनका टेंट है ये सभी लगा रहा है चाइना काफी तेजी से। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप याद रखोगे, किस टाइप से चाइना क्या कर रहा है, हैवी बिल्डअप कर रहा है। यहां पर हैवी बिल्डअप, यहां पर देखिए, यहां पर चाइना का अगर यहां पर मैप देखिए हम, तो यहां पर 9 जून की तस्वीरें हैं, यहां पर कम मात्रा में सैनिक थे, जबकि देखो 16 जून को कितनी ज्यादा मात्रा में यहां से एक्स्ट्रा जो बढ़ा है, यहां पर ये काफी मात्रा में बढ़ा दिया है, काफी मात्रा में बढ़ा दिया है। तो कुल मिलाकर जो 9 जून से लेकर 16 जून के बीच में जो हैवी बिल्डअप किया गया है, तो चाइना क्या कर रहा है, जो बाउंड्री है LAC के आसपास मात्रा में सैनिक बढ़ा रहा है, इक्विपमेंट्स बढ़ा रहा है, वेपन्स बढ़ा रहा है। उसी को लेकर जो विदेश मंत्रालय उसने कहा है कि चाइना अगर ऐसा करेगा तो इसके कारण जो पोजीशन है दोनों देशों की स्थिति को लेकर, जो शांति है वो खराब हो जाएगी। अगर 9 जून की तस्वीर देखें, ये सैटेलाइट इमेज है LAC के पास गलवान घाटी में, यहां पर किसी टाइप की कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन अब देखेंगे तो यहां पर मशीनरी है, यहां पर ट्रक खड़े हैं और यहां पर मशीनरी है। तो ये गलवान घाटी में चेंज कर रहा है कौन, चाइना। यहां पर पानी है, यहां पर पानी का एग्जाम्पल, यहां पानी गायब, मींस पानी को रोक दिया, इनविजिबल वाटर 16 जून, तो पानी के साथ छेड़छाड़ी की जा रही है, पानी का रास्ता मोड़ा जा रहा है। ये सभी काम कौन कर रहा है, चाइना। तो ये चाइना प्रॉब्लम कर रहा है कहां पर, हमारा गलवान जो वैली है यहां पर गलवान वैली में, साथ में हॉट स्प्रिंग एंड पेंगोंग सो लेक, वहां पर भी इसने कई तरह के हेवी बिल्डअप कर रहा है। मींस इन 3 जगह क्या कर रहा है, अपनी आर्मी जो है चाइनीज आर्मी उसको तेजी से बढ़ा रहा है, साथ में वेपन है, जो वेपन है उनकी संख्या भी, उनके नंबर भी बढ़ा रहा है। दैट्स मेजर प्रॉब्लम बिटवीन चाइना एंड इंडिया। सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स इन गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग एंड पेंगोंग सो लेक बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ये मेजर डिस्प्यूट एरियाज हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना, स्पेशली पॉइंट्स कौन कौन से, गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग एंड पेंगोंग सो लेक। तो ये याद रखना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इसका सॉल्यूशन भी मैंने बताया था कि सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, इनके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। यहां पर याद रखना एग्जांपल के लिए कि यहां पर देखिए ये पूरी काराकोरम रेंज है, काराकोरम यहां पर जो है काराकोरम पास है, ये पूरी काराकोरम श्रेणी है, जहीं वहां से ही यहां से कहीं से गलवान रिवर निकलती है, गलवान रिवर, और गलवान घाटी में आकर मिलती है, कहां से, यहां पर सियोक रिवर बहती है, सियोक रिवर से आके मिल जाती है, फिर ये जाके सिंधु में मिल जाते हैं। तो ये याद रखना यहां पर गलवान वैली। अब चलते हैं सेकंड न्यूज पर। काफी दिनों से इस न्यूज पर हम डिस्कशन भी कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, एंड आपको अब समझ में भी आ रहा होगा कि क्या पूरी कहानी है। डेली सेम ये टॉपिक रहता है माय डियर फ्रेंड्स, डेली ये सेम टॉपिक डेली न्यूज में आता है। अब चलते हैं पेज नंबर सेकंड नेशनल कैपिटल से संबंधित है, हमारे लिए किसी काम का नहीं है, तो नो नीड टू डिस्कस पेज नंबर सेकंड। पेज नंबर थर्ड पर एक इंपॉर्टेंट हमारा आपातकाल के बारे में पिछले 2 दिन से लगातार डिस्कशन कर रहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, वित्तीय आपातकाल कब लगता है और राष्ट्रपति शासन कब लगता है, या राज्य आपातकाल भी उसको बोलते हैं। आर्टिकल 352, 356, 365 एंड 360 3 तरह के आपातकाल हैं, और जो राज्य आपातकाल है वो 2 तरीके से लगता है, आर्टिकल 356 एंड 365। तो वो दोनों आपको याद था कि मैंने क्या बताया था। अगर आपको देखना है तो आप कल का वीडियो एक बार जाकर देख सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर जो इंपॉर्टेंट काम हुआ है, वो निजी कंपनियों के लिए खुला स्पेस सेक्टर जो था, स्पेस सेक्टर वो पहले क्या था, केवल इसरो के अंतर्गत आता था, गवर्नमेंट की कंपनी थी। लेकिन अभी क्या हुआ है, एक और कंपनी बना दी, पहले भी एक कंपनी बनाई थी इसरो के अंतर्गत ही, लेकिन अब क्या होगा, ये निजी क्षेत्र जो है, निजी कंपनियां उनको स्पेस में एंटर करवाएंगी। इसमें हुआ क्या आप देखना,
अंतरिक्ष गतिविधियां जो है उसमें निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदारी बढ़ाने में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, ताकि निजी क्षेत्र की कंपनियां रॉकेट बना सके, सैटेलाइट का निर्माण कर सके, और लॉन्चिंग होती है सैटेलाइट्स की, जिसमें हम पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड जीएसएलवी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये सभी, एंड उसके साथ ही एक और है स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये सभी लॉन्च व्हीकल है जो आपने देखा होगा कि ये लेकर कहां जाते हैं, ऊपर लेकर जाते हैं। ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है। अगर आपको थोड़ा सा देखना है कि रियल में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होते क्या हैं, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं माय डियर फ्रेंड्स, डोंट वरी। यहां पर अगर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हम देखें, यहां पर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल देखें यहां पर, तो ये यस, आपने देखा होगा जब भी कोई फोटो आती है, जब भी यहां पर आता है कोई भी ऐसा लॉन्च करना रहता है, तो इस टाइप से आपने देखा होगा, इस टाइप से निकल कर आता है सामने हमारे, इस टाइप से कि आज इसरो ने ये किया, आज इसरो ने वो किया, आज इसरो ने एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया है, आज इसरो ने एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो इस टाइप के जो ये हैं, ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं, इनके अंदर ये जो रहता है, यहां पर क्या रहता है, पूरा भरा हुआ रहता है। अगर इसको हम देखें जनरली यहां से, जस्ट वेट 1 मिनट। यस डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या है आप देखना, यहां पर क्या है पूरा, यहां पर ये जो यहां पर फ्यूल भरा हुआ रहता है, एक फ्यूल यहां पर भरा हुआ रहता है, एंड यहां पर भी फ्यूल भरा हुआ रहता है। जो हमारा मेन सैटेलाइट रहता है वो यहां पर रहता है। बाद में ये सब निकलकर फ्यूल खत्म हो जाता है, ये बाहर रह जाते हैं, और ये जो सैटेलाइट है ये चला जाता है कक्षाओं में यहां पर हमारा सैटेलाइट रहता है। इसी को बोलते हैं हम जीएसएलवी, यहां पर लिखा हुआ है जीएसएलवी मार्क थर्ड। ये सबसे ज्यादा उन्नत हमारा क्या है, सबसे ज्यादा उन्नत हमारा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जीएसएलवी, मींस उपग्रह प्रमोचन यान है। इसमें उपग्रह को रख दिया जाता है और नीचे इसको यहां से लॉन्च किया जाता है श्रीहरिकोटा से। तो ये हमारा क्या है, इसरो का जीएसएलवी मार्क थर्ड। इसी टाइप से होता है पीएसएलवी, और एक होता है स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये भी होता है। तो ये सभी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो पहले इनको इसरो बनाता था, और दूसरी जो कंपनियां हैं वो इसमें शामिल नहीं होती थी। लेकिन अब क्या होगा, इसरो के अलावा जो और कंपनियां हैं वो भी शामिल होगी और इसका निर्माण करेगी। तो अब क्या किया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रमुख जो के सिवान, उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने एक फैसला लिया है। क्या फैसला लिया है कि निजी कंपनियां इसरो के जो अंतर्ग्रहीय अभियान है उनका हिस्सा बनेंगी। अंतर्ग्रह मींस पृथ्वी के अलावा जो दूसरे ग्रह पर हम जाते हैं, जैसे चंद्रमा है उन पर, तो वहां पर जो गतिविधियां हो रही है उनके संबंध में कोई भी हम क्या कर रहे हैं, जैसे जो हमने चंद्रयान किया, मंगलयान किया, तो ऐसे अभियानों में अब क्या करेंगे हम, जो प्राइवेट कंपनियां उनको भी शामिल करेंगे। और इसी के लिए हमने क्या किया है, एक भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्रमाणन केंद्र इन स्पेस, इसका गठन किया एक नई कंपनी है, याद रखना, इन स्पेस। यह निजी सेक्टर के लिए नियामक का काम करेगा। मींस निजी सेक्टर अगर अंतरिक्ष में आएगा तो उसके देखरेख, उसके नियामक का काम कौन करेगा, यहां पर कौन करेगा, आपको शायद मेरी फोटो में दिख नहीं रहा होगा, तो अब दिख जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। यस, तो यहां पर के सिवान साहब ने कहा कि इन स्पेस, ये अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करेगी, और ये निजी सेक्टर अगर अंतरिक्ष में आएगा तो उसकी जो भी गतिविधि रहेगी उनको क्या करेगा, ध्यान रखेगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इन स्पेस हमने एक नई कंपनी बनाई है इसरो के अंतर्गत, जो क्या करेगी, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, उनको स्पेस में और ज्यादा भागीदारी हो, रॉकेट निर्माण में हो या लॉन्चिंग व्हीकल्स हो, उन सभी के लिए। तो ये सभी आप थोड़ा सा याद रखोगे। आगे पेज नंबर 4 पर ऐसी कोई न्यूज नहीं है, कोरोना को चुनौती, डेली वही न्यूज आती है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर आगे चलते हैं। जो बाबा रामदेव जी द्वारा जो निकाली गई थी कोरोना वायरस के लिए, उस पर कई राज्यों ने प्रतिबंध लगाया, जिसमें महाराष्ट्र, राजस्थान,
तो अभी तक ये कहा गया है इसके लिए कि जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसका जब तक रिपोर्ट से इससे नहीं आ जाएगा कि ये उसके लिए सही है या नहीं दवा, तब तक इसको क्या है बाजार में नहीं उतारा जाएगा। स्पेशली राजस्थान और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इसने बैन कर दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, तो ये रेलवे में भी भागीदारी करेगी। मींस यहां पर आपको पता है कि कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री साहब के द्वारा जो महानरेगा चल रहा था, महानरेगा के अलावा एक और रोजगार के लिए स्कीम स्टार्ट की गई है जिसका नाम है गरीब कल्याण योजना, स्पेशली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसमें यह कहा गया कि रेलवे में जो काम होते हैं, आपने देखा होगा रेलवे का काम चलता रहता है, तो वहां पर चाहे रेलवे के संपर्क मार्गों का निर्माण हो, तटबंधों का निर्माण हो भी बारिश के समय, या रेलवे की खाली जमीन पर वृक्षारोपण हो, या रेलवे पुलों के पास कटाव को रोकने के लिए जो भी काम है, इनमें भी इन लोगों के काम को यूटिलाइज किया जाएगा। और प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए प्रधानमंत्री साहब ने 50,000 करोड़ की एक धनराशि के साथ ये योजना स्टार्ट की थी, ये योजना स्टार्ट की गई थी। इसमें इस अभियान के लिए जो 12 मंत्रालय हैं उनमें रेलवे मंत्रालय भी शामिल है। मींस कई मंत्रालयों के आपस में मिलकर यहाँ काम किया जाएगा, लोगों को क्या किया जाएगा, यहाँ पर लोगों को क्या किया जाएगा, काम दिया जाएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, ये जो योजना है, आप कंफ्यूजन रहोगे, ये योजना केवल 6 राज्यों में चलाई गई है। 6 राज्यों में कौन कौन से, वहां पर बिहार, उत्तर प्रदेश, MP, राजस्थान, झारखंड एंड उड़ीसा। झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये केवल 6 राज्य हैं जहां पर इस योजना को स्टार्ट किया गया। माय डियर फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, केवल 6 राज्य हैं जहां पर इस योजना को स्टार्ट किया गया है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। आगे जारी है जंग, यहां पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, वही कोरोना से संबंधित है। कोरोना के सामने हमारी ढाल बनकर खड़ा है आयुर्वेद, ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेद से हम स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन जहां पर दवा की जरूरी है वो दवा काम आएगी, लेकिन आयुर्वेद और योग के द्वारा हम बच के रह सकते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी हेल्प कर सकती है माय डियर फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, पेज नंबर 6, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया माय डियर फ्रेंड्स। भारत ने भी, अब क्या हुआ, भारत ने भी सीमा पर क्या किया, अपने सैनिक बढ़ा दिए हैं। जो पूर्वी लद्दाख का जो एरिया है जहां पर चीनी अतिक्रमण गंभीरता से देखते हुए भारत ने अपने मोर्चे पर भी सेनाएं तैनात की है। तो ये सिंपल सी बात है कि पूर्वी लद्दाख में जहां पर प्रॉब्लम चल रही थी, पूर्वी लद्दाख आपने देखा कि चाहे गलवान घाटी हो, हॉट स्प्रिंग रीजन हो, पैंगोंग सो लेक हो, सभी जगह हमने सैनिक बढ़ा दिए, क्योंकि हमने देखा था सैटेलाइट इमेज में कि कैसे चाइना हेवी बिल्डअप कर रहा है अपना आर्मी का। तो इसीलिए इंडिया ने भी ऐसा किया है, बाकी जितने भी यहाँ न्यूज है इंडिया चाइना से रिलेटेड, ये सभी राजनीति से प्रेरित है, तो हम इनको नहीं देखेंगे, तो ये सभी थोड़ा सा याद रखना। रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास मैंने बताया था कि रोहतांग पास कहां है, उसी को लेकर वहां पर एक सुरंग बनाई जा रही है। बस इतना सा आप याद रखोगे कि रोहतांग पास कहां है डियर फ्रेंड्स। इसके बारे में थोड़ा सा जब भी आप पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि रोहतांग पास कहां है, हिमाचल। तो यहां पर रोहतांग पास को आप याद रखना कि रोहतांग पास कहां पर आता है। ये पूरा प्रॉब्लम लद्दाख वाला जो इलाका है, वहां पर पूरा, यहां पर रोहतांग पास, काराकोरम, यहां पर काराकोरम पास और रोहतांग पास कहां है हमारा, हिमाचल में। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि रोहतांग पास जो है वहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, अब सुरंग बना रहे हैं ताकि हमारा जो आवाजाही है वो फास्ट हो सके, फास्ट हो सके। तो इसका थोड़ा सा याद रखना, रोहतांग सुरंग। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम जितना भी LAC के आसपास जो इलाके हैं, LAC के आसपास जो इलाके हैं उनमें हम पहुंच को कैसे तेजी से कैसे बढ़ाएं, इसको बस एक बार देख लेना, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। सिर्फ आप एक बार याद रखना कि रोहतांग जो पास है, रोहतांग सुरंग, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रोहतांग दर्रा। ये इंपॉर्टेंट है। आगे यहां पर ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें यहां पर, पेज नंबर 7, अब चीन नहीं तुर्की से आएगा राजमा। तो हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि हम जितने भी सामान मंगवाते हैं, मींस इंपोर्ट करते हैं कहां से, चाइना से, तो जो इंपोर्ट करते हैं उसको इंपोर्ट की जगह हम इंपोर्ट को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं दूसरे देशों के साथ में हम हमारी जो आत्मनिर्भर भारत हमने चलाया है, उस अभियान के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत हम अपनी वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, तेजी से यूज कर सकते हैं, ताकि हमारा इंपोर्ट जो है, हमारा जो व्यापार घाटा है चाइना के साथ वो कम हो, व्यापार घाटा कम हो। तो वो एक तरीका है जो थोड़ा सा आप पढ़ के छोड़ सकते हो।
बाकी यहां पर एक भी ऐसी न्यूज नहीं है जो यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के यहां पर चीन को सही राह दिखाने वाला लाना तरीका। तो ये कई बार हमने डिस्कशन किया माय डियर फ्रेंड्स। यहां सीधा सा कह रहा है कि पंचशील सिद्धांत अब अच्छा नहीं है। हम भी जानते हैं पंचशील सिद्धांत जो था वो 1954 में, यहां पर देखिए पंचशील का सिद्धांत जो आया था वो 1954 में किया गया था, किसके साथ? चाइना के साथ। तो ये सभी बातें आप याद रखोगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पंचशील का जो सिद्धांत है वो 1954 में हुआ था और इस सिद्धांत के अनुसार स्पेशली तिब्बत को लेकर हुआ था कि जो दोनों देश हैं वो दूसरे देशों के जो आंतरिक मामले हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, उनकी संप्रभुता उसका सम्मान करेगा, साथ में शांति के साथ हम निपटारा करेंगे और विदेश लेवल के कोई भी मामले रहेंगे एक दूसरे देश कटु कोई ऐसा चीज नहीं बोलेंगे, ये सभी और एक साथ शांति से रहेंगे, मींस पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ये सभी बातें कही गई थी। लेकिन 54 में नेहरू जी के द्वारा समझौता किया गया, लेकिन 1962 में ही चाइना ने क्या कर दिया? चाइना ने हमला कर दिया और उसके बाद में चाइना ने जब हमला किया 1962 में, अक्साई चीन जो है हमारा क्षेत्र उसको छीन लिया, अक्साई क्षेत्र छीन लिया। ये आर्टिकल ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है केवल एक पंचशील समझौता। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमने क्या किया था इस पंचशील समझौते के तहत क्या किया था कि तिब्बत को चाइना का पार्ट मान लिया गया था। हमने क्या किया, तिब्बत जो एरिया था उसके ऊपर अधिकार कर लिया था चाइना ने। तिब्बत एक स्वतंत्र देश था, लेकिन इंडिया ने क्योंकि इंडिया ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था तिब्बत से, अगर तिब्बत की स्वतंत्रता गई उसी को लेकर, अगर तिब्बत का उस समय समर्थन नहीं करता इंडिया तो हो सकता था कि आज स्थिति कुछ अलग होती, लेकिन हमने तिब्बत का समर्थन कर दिया, उसके बावजूद भी हमें शांति नहीं मिली। आज भी जो चाइना है वो परेशान करता रहता है, जबकि जो 1954 का पंचशील समझौता था उसमें तिब्बत वाला एरिया को मान लिया था कि ये किसका है? चाइना का। और उसी को लेकर बाद में भी चाइना अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है। हमने सोचा था कि चाइना तिब्बत को अगर उसका स्वतंत्र उसका अगर भाग मान लेंगे तो चाइना इंडिया के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां राजनीतिक कलह कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना सा याद रखना है कि जो पार्टियां एलिगेशंस लगाती है एक दूसरे पर उसी को लेकर है, तो हमारे काम का नहीं है। स्वास्थ्य ढांचा सुधारने का मौका, यहां पर स्वास्थ्य ढांचे के बारे में पूरी बात यह बोली गई है कि स्वास्थ्य में क्या चेंजेस किया जाना चाहिए, कितना डॉक्टर है, तो ज्यादातर यहां पर डाटा है। सिर्फ हमें याद क्या रखना है कि जीडीपी का हमें लगभग यहां पर केवल और केवल कौन सा मेडिकल कब खोला गया, कौन सी, ये सभी आपको एक भी नहीं लिखना है अपने नोट्सों में, ये सभी नहीं लिखना है कि कौन सी मेडिकल कॉलेज कब निकली, कब खुली, कब हमने कौन सा अधिनियम बनाया, कोई नहीं पूछने वाला, एक भी काम नहीं आएगा आपके एग्जाम में माय डियर फ्रेंड्स। कौन से डॉक्टर कितने डॉक्टर कितने पर हैं, कोई नहीं पूछेगा। ऐसे एडिटोरियल्स पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बात याद रखना कि हमारे जीडीपी का केवल 1.5% के आसपास क्या होता है, 1.5% के आसपास हम क्या करते हैं, जीडीपी का खर्चा करते हैं। यहां पर जीडीपी का खर्चा करते हैं किस पे? हेल्थ पर HEALTH, तो हेल्थ पर। साथ में जो लगभग 60% हमारी पॉपुलेशन है वो अपने जेब से खर्चा करती है स्वास्थ्य पर, मींस अपने जेब में उतना पैसा नहीं होता 60% पॉपुलेशन के कि वो मेडिकल पर खर्चा कर सके, उसके बावजूद अपनी जमीन वगैरह बेचकर वो खर्चा करती है। इतना सा आप याद रखना। ये दोनों बातें यहां नहीं लिखी हुई, लेकिन ये बातें आपको याद रखना सिर्फ हेल्थ में। और क्या करना चाहिए हमको, प्राइमरी जो हॉस्पिटल है हमारे प्राइमरी, उनमें अच्छी सुविधाएं देनी चाहिए, वहां पर चेकअप की जो सुविधाएं हैं वो सभी हमारे साथ होनी चाहिए, तब जाकर यहाँ बुजुर्गों की सुरक्षा देने पर विशेष ध्यान आप पढ़ के छोड़ सकते हो। आयुर्वेद में क्लिनिक ट्रायल की जगह कोई काम नहीं है, इसको छोड़ दो। क्लिनिकल ट्रायल होना चाहिए, किस लिए आया? बाबा रामदेव के कारण आया कि उन्होंने बिना ज्यादा ट्रायल के क्या किया, एक नई दवा लेकर आ गए। इसको लेकर नशे की गिरफ्त में समाज, या आप जानते हो नशे के बारे में, एक बार पढ़ लेना। इन सभी एडिटोरियल्स में ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। आगे जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है यहां पर न्यूज, आगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है यहां पर। एक तो थोड़ा सा याद रखना कि हमारा जो पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर में बिजली जो है उसमें एक वर्ड याद रखना, डिस्कॉम। ये बार बार आता रहेगा आपके सामने, बार बार आता रहेगा कि डिस्कॉम क्या होती है, डिस्कॉम क्या होती है, डिस्कॉम क्या होती है। यहां पर डिस्कॉम का मतलब क्या होता है? राज्यों की बिजली वितरण कंपनियां, डिस्कॉम, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो स्टेट्स, इसको बोलते हैं डिस्कॉम,
उनकी माली हालात है, मींस ज्यादातर जो बिजली कंपनियां हैं उनकी बिजली की चोरी हो जाती है, उसके कारण काफी मात्रा में उनको क्या लगता है, नुकसान हो रहा है। साथ में उनका पैसा, उनको इतना लाभ नहीं होता कि जितना उत्पादन में पैसा खर्च होता है बिजली कंपनियों को, उतना ज्यादा पैसा उनको लोगों से मिल सके, मींस जो बिजली जब बांटते हो तो उससे मिल सके। तो इसलिए बिजली कंपनियां बहुत ज्यादा घाटे में चल रही है, इसलिए इनके लिए कई नियम कायदे भी बनाए गए। इनके लिए योजना थी उदय, तो बस इतना सा याद रखना, उदय किसके लिए थी, तो डिस्कॉम कंपनियां जो है उनकी वित्तीय स्वास्थ्य को सुधारने के लिए एक उदय योजना लेकर आई थी, गवर्नमेंट उदय योजना लेकर आई थी। यहां पर पेज नंबर 11 पर यहां पर जूलियन असंज के बारे में आपको पता होगा। सिर्फ इतना सा याद रखना कि जूलियन असंज जो था के खिलाफ अमेरिका ने नए आरोप तय किए। जूलियन असंज जो था अमेरिका में विकिलीक्स के संस्थापक, जिसने ये एक तरह से हैकिंग का काम करते थे, साथ में जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो गलत दस्तावेज देशों के जो गलत दस्तावेज है उनको विकिलीक्स के द्वारा क्या किया गया, पूरे पब्लिक डोमेन में लाया गया। तो यहां पर जो है विकिलीक्स, उसके संस्थापक जूलियन असंज, केवल आप इतना सा याद रखोगे। कोरोना के सफाया में कोई काम का नहीं यहां पर न्यूज। आगे एक जो न्यूज है उसके बारे में मुझे कमेंट करके पूछा भी गया था, उसके बारे में बता देता हूं कि यहां पर पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में रहने के साथ भारत का पक्ष मजबूत। और ये कौन सा है, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। यहां पर दोनों जगह ये न्यूज भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से संबंधित है, FATF, और यहां पर जो ये न्यूज है यहां पर भी FATF से संबंधित है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यहां पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इन दोनों न्यूज का हम डिस्कशन करेंगे। ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट में अगर किसी देश को डाल दिया जाता है तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, पेज नंबर 13 पर ऐसी कोई न्यूज नहीं जो हमारे काम की हो। पेज नंबर 14 पर भी आज किसी टाइप की न्यूज नहीं है। यहां पर वैज्ञानिकों ने खोजा नेपच्यून जैसा ग्रह, कोई काम की नहीं है, कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। कोई बड़ा अगर इवेंट नहीं होता है तब तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, यूपीएससी या फिर कोई स्टेट PCS हो, वहां पर भी सिंपल क्वेश्चन है, आए दिन एक ग्रह खोजा जाता है, तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं। हमारे लिए जो आज लास्ट का टॉपिक है वो क्या है, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF के बारे में हमने कल भी बात किया था कि अगर FATF के बारे में हम देखें तो FATF के लिए हमने कल भी डिस्कशन किया था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका गठन 1989 में किया गया था। किसके द्वारा, G7 देशों के द्वारा। किसके द्वारा, G7। ये UN की संस्था नहीं है, ना ही ये OECD जो देश है जिसमें जो डेवलप्ड कंट्री है वो आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD का देश इंडिया नहीं है, इंडिया OECD का पार्ट नहीं है। साथ में ये जो दोनों है ये FATF जो है इन दोनों से इसकी संस्था नहीं, याद रखना। ये कह देगा कि FATF UN की संस्था है, OECD की संस्था, ये ऐसा नहीं है, G7 की संस्था है। सेकंड याद रखना कि इसका जो सचिवालय है, वो कहां है पर है, OECD का जो सचिवालय है कहां पर, OECD का जो मुख्यालय है पेरिस में, फ्रांस में, वहीं पर इसका मुख्यालय किसका, FATF का, ये याद रखना। इंडिया क्या इसका मेंबर है, तो इसमें मेंबर जो है वो 39 मेंबर है, 39 इंडिया इसका मेंबर है, 39 इसके मेंबर है और इंडिया इसका मेंबर है। इसका काम क्या है, काम याद रखना, सिर्फ कार्य क्या है कि फर्स्ट मनी लॉन्ड्रिंग मींस धन शोधन जो होता है, मींस गलत तरीके से जो पैसा कमाकर सही तरीके में लगा दिया जाता है उसको बोलते हैं धन शोधन। जैसे ड्रग वगैरह की ट्रैफिकिंग करके खूब सारा पैसा कमाया, उसको सही कंपनियों में लगा दिया तो हो गया धन शोधन। साथ में टेरर फाइनेंसिंग मींस जो आतंकी वित्त पोषण है, जिसके तहत आतंकी घटनाओं के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उसको भी यहां रोकने का पूरा बंदोबस्त किया गया। ये जो भी बातें बोलता है ये सदस्य देशों पर क्या है, सदस्य देशों पर ये मैंडेटरी नहीं है, मींस बाध्यकारी नहीं है। ये कोई भी बातें बोलता है तो सदस्य देश उसको मान भी सकते हैं, ना भी माने। लेकिन अगर जनरली नहीं मानते हैं कोई देश, तो अगर वो गलत पाए जाते हैं तो उनके ऊपर ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में इसको शामिल किया जा सकता है। अब जो FATF है, उसकी दो लिस्ट रहती है, एक रहती ग्रे और दूसरी लिस्ट रहती है ब्लैक। ग्रे लिस्ट में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स
कि इसमें चेतावनी दी जाती है कि अगर आप टेरर फाइनेंसिंग या फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग है इसको नहीं रोकोगे तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। लेकिन यहां पर जब इसको ग्रे लिस्ट में भी डाल दिया जाए तो चेतावनी के रूप में, इससे क्या होता है, दूसरे देश इन देशों में इन्वेस्टमेंट्स करने से डरते हैं। साथ में इनके ऊपर जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, साथ में बाहर जो दूसरे देश हैं, देशों से इनको लोन नहीं मिलता है, जल्दी से लोन नहीं देते हैं। साथ में जो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक है, वो भी लोन देने से कतराती है, क्योंकि कभी भी ये फेल हो सकते हैं। क्योंकि जब आतंकी वित्त पोषण कर रहे हैं, टेरर फंडिंग कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, तो उसके कारण देश की अर्थव्यवस्था खराब हो सकती है। ब्लैक मनी में अगर डाल देते हैं तो यहां पर ग्रे लिस्ट का एग्जांपल है पाकिस्तान इस समय, और ब्लैक लिस्ट में जैसे नॉर्थ कोरिया एंड आपको पता होगा कि जो ईरान है यहां पर। तो जब ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है किसी देश को, तो यहां पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। जब आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं तो कोई जो दूसरा देश है वो इनके साथ ज्यादा व्यापार नहीं कर सकता। मींस जो इनको लाभ हो ऐसा व्यापार नहीं करेंगे कोई देश इनके साथ। केवल जैसे खाने की वस्तु है तो खाने की वस्तुओं का व्यापार किया जा सकता है, लेकिन इनका कोई स्टील है, जैसे ईरान का ऑयल है, तो ईरान से ऑयल खरीदना इंडिया ने बंद कर दिया, क्योंकि ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। अगर कोई देश अब ईरान से पेट्रोल खरीदेगा या डीजल खरीदेगा या फिर जो क्रूड ऑयल है वो खरीदेगा, तो उस देश के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगी, क्योंकि ये कई तरह के नियम कायदे रहते हैं। तो ऐसा होने से इन देशों की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, चरमरा जाती है। मींस अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है और धीरे धीरे इनकी पूरी इकोनॉमी की बैकबोन टूट जाती है। तो ये सभी टाइप हैं एफएटीएफ की, जिसमें ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में दो देश हैं, एनके मींस नॉर्थ कोरिया एंड ईरान, एंड ग्रे लिस्ट में भी पाकिस्तान है, श्रीलंका, यमन, सीरिया, ये सभी देश भी है। तो ये एफएटीएफ आप याद रखना कि कब इसकी स्थापना हुई, इसका सचिवालय कहां है, कितने देश इसमें शामिल है, क्या इंडिया इसका मेंबर है। ये सभी पॉइंट्स थे। बाकी अननेसेसरी बातों में, अननेसेसरी चीजों में अपना टाइम वेस्टेज ना करें। ज्यादातर आर्टिकल वैसे ही लिखे हुए रहते हैं, बस केवल फोकस करें और मेन जो पॉइंट्स हैं। कभी कभी आप पूछते भी नोट्स कैसे बनाएं, तो यहां पर हेडिंग दे दो, जैसे एग्जांपल के लिए चाइना एंड इंडिया, ये प्रॉब्लम। तो यहां पर सबसे ऊपर पहला कि कॉन्फ्लिक्ट के एरिया कौन से हैं, बस एरिया। तो यहां पर लिख दो गलवान वैली, उसके बाद पैंगोंग सू जो सो लेक है, एंड यहां पर हॉट स्प्रिंग, और जो एक और एरिया नाकुला रीजन सिक्किम में, ये सभी रीजन। अब क्या होगा, इनके साथ आप मैप बना दो, ये क्लियर हो जाएंगे। सेकंड, कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा था उससे चाइना को फायदा क्या होगा, तो उसके लिए मैंने पहले बताया था कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बचाना, इसको अक्साई चीन को बचाना, उसके अलावा पाकिस्तान को मदद करके इंडिया की कमर तोड़ना, इंडिया का जो पावर है उसको कम करना, साथ में इसकी जो नीति है वन चाइना पॉलिसी, जिसके तहत विस्तारवादी नीति है, उसको बढ़ावा देना, एंड इंडिया पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव, ताकि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वहां पर इंडिया उसका क्रिटिसिज्म ना करे, मींस उसका विरोध ना करे। ये सभी फायदा इंडिया को बचने के लिए। इसके लिए क्या प्रोग्राम, तो इंडिया कैसे बचे, तो फर्स्ट इंडिया की जो भी डिप्लोमेटिक वे आर्मी के द्वारा बातचीत उनको पता करें। उसके बाद थर्ड नंबर पर ग्रुप, जितने भी ग्रुप फॉर्म किए हैं विदेशों के साथ उनको मजबूत करें। चाइना पर इन ग्रुप्स के द्वारा और ऐसे समझौते करें, आर्मी के समझौते करें दूसरे देशों के साथ। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कोमकासा समझौता किया है, जी सोमिया ये समझौता किया है, ये समझौते कर रखे हैं, जिनके तहत एक आर्मी दूसरे आर्मी की जो एयर बेसेज है उनका उपयोग कर सकती है फ्यूल वगैरह बढ़ने में। तो इस टाइप के समझौते से क्या होगा, इंडिया क्या करेगा, दबाव डालेगा किसके ऊपर, चाइना के ऊपर। तो इस टाइप के पॉइंट्स लिख करके पॉइंट्स लिख दो, एक दो, उनसे आपको याद रह जाएगा। ज्यादा लाइनें नहीं लिखनी है, लाइंस नहीं लिखनी ऐसी कि एग्जाम्पल के लिए कि चाइना ने भारत के अक्साई चीन को 1962 में छीन लिया था, तथा अब वह लद्दाख का, पूर्वी लद्दाख पर पैंगोंग सो लेक, अक्साई चीन, पैंगोंग सो लेक, हॉट स्प्रिंग, गलवान वैली पर दावा कर रहा है। ये सभी नहीं, केवल डायरेक्ट लिख लो चाइना कहां पर,
हमारा जो वेस्टर्न, जो यहाँ पर पूर्वी लद्दाख है, जो ईस्टर्न लद्दाख, वहां पर कौन कौन से एरिया, मैप बनाओ साथ में। इस टाइप से नोट्स बनते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो नोट्स बनाने का एक तरीका आप धीरे धीरे डेवलप होगा जब आप डेली न्यूज फॉलो करोगे। तो डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ आज समाप्त करते हैं आप दैनिक जागरण एनालिसिस फॉर 26 जून 2020। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स, एंड हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखें, खुश रखें, लाइफ को जिए और मस्त पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच।